the Germans suffered during the Second World War. और ये जो बार-बार बात की जाती है कि international law, you cannot annex Gaza. Of course Israel can annex Gaza. Have you heard about the city of Königsberg in Germany? Königsberg used to be the capital of East Prussia. It was an exclave even after the First World War. That region has now been annexed by Russia, and it is the Oblast of Kaliningrad. Königsberg को बना दिया गया है Kaliningrad. You know why? Because the Germans launched a war of annihilation against the Slavs of Russia. The Germans lost the war. Therefore, the Germans lost territory. Same thing. The Arabs have launched 3 wars of annihilation against the Jews, and they have lost all 3 wars. When you lose a war of annihilation, you will lose territory. ये दुनिया का नियम है. इसको आपको मानना पड़ेगा. जर्मन्स ने माना, अरब्स को भी मानना पड़ेगा. अच्छा, ये and this does not mean कि Germans this does not mean कि Germans आगे कुछ कर नहीं सकते. Did the Germans do badly? The Germans, उनका कनिग्सबर्ग शहर आप देखिए, इतना पुराना हिस्टोरिक शहर है. ईस्ट प्रशिया is one of the most historic, used to be one of the most historic parts of Germany. It's gone. आप यूरोप का नक्शा खोलेंगे तो आप देखोगे कि वेस्टर्न यूरोप में एक छोटा सा एक एनक्लेव सा बना हुआ है रशिया का. That's Kaliningrad. वो एक जर्मन शहर था. वहां कोई रशिया नहीं है. वहां जर्मन इतिहास है. वहां जर्मन्स को निकाल दिया गया, रशियंस बस गए और वो एरिया आज रशिया का हिस्सा हो गया. तो उसी तरह आपने वॉर ऑफ एनिहिलेशन किया इजराइल पे, वो जीत गया, उसने गाजा ले लिया, अब वो वहां रहेगा और आप नहीं रह सकते. इट्स अ फैक्ट. यही दुनिया का नियम. और इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरा करेंगे. डिड द जर्मन्स डू बैडली? वो दुनिया की आज भी उनकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है. इट्स एक्चुअली एस्टाउंडिंग. वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम 5th लार्जेस्ट है. नहीं, आई थिंक अभी तो जापान 4th हो गया. जर्मनी इज नाउ द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, आई थिंक, वर्ल्ड का. दैट डज नॉट मीन द जर्मन्स कैन नॉट डू वेल. सो व्हाई डिड द जर्मन्स डू सो वेल? उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ. बट देन द जर्मन्स रियलाइज कि हम काम करेंगे, हमारी जो एनर्जी हम विनाश में लगा रहे थे उसको हम विकास में लगाएंगे, एंड देन वी विल बी सुपर. जापानीज ने भी वही किया. उनके साथ भी उन्होंने भी बहुत बुरी तरह वो लड़ाई हार गए. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो हम अपना दिमाग विनाश में लगा रहे थे उसको विकास में लगाएंगे. एंड नाउ जापान इज द 3rd और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. जापान कहां पहुंच गया? 1980s में तो जापान 2nd लार्जेस्ट हो गया था, यूएस को क्रॉस करने वाला था. आप जाइए, आप अपना विकास कीजिए, यू मूव ऑन विथ योर लाइफ. ये जो विक्टिमहुड खेलने का वो बैठे हुए हैं ना कि नहीं हम तो विक्टिम्स हैं, हम तो जनरेशन पर जनरेशन हम रोते रहेंगे, हम विक्टिम नहीं. यू गो, यू यूटिलाइज योर जीनियस. जो काम आप हमास के लड़ाकों को हेल्प करने में लगाते हैं, वही दिमाग आप बड़े बड़े इनोवेशन करने में लगाइए. फिर आपका अरब वर्ल्ड कहां से कहां पहुंच जाएगा. फिर आप देखोगे वही इजरायलीज, दे विल वांट टू इमिग्रेट टू योर लैंड. दैट इज रियल वर्क. आप डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव. डिस्ट्रक्शन के पीछे क्यों लगे हुए? इफ यू मूव ऑन, लाइफ विल बी बेटर फॉर यू. Correct. So, Abhi, when you said about this ship, I just checked on Titanic के आंकड़े. I was surprised. Titanic, हाँ, सिर्फ 1,500. And there is the power of narrative. Imagine 1,500 और 10,000, almost 10,000, 6 to 7 times. हाँ, 6 से 7 times. पर आप ये देखिए कि this is the power of narrative. और एक बात हमको माननी पड़ेगी कि द पावर ऑफ नैरेटिव ने ही पैलेस्टाइन के मुद्दे को जिंदा रखा है और पीपल फील सो इमोटिव अबाउट इट. यस, अगर वही यही मेरा कहना है कि दुनिया के इतिहास को आप देखो तो पैलेस्टीनियंस के साथ भी पूरा हुआ है, बट दैट उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो दुनिया में दूसरों के साथ नहीं हुआ है. सो अगर बाकी सब मूव ऑन कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं मूव ऑन कर सकते? अच्छा, अब मुझे बताइए कि हमास का और ईरान का क्या संबंध है? हाउ डू यू सी द रिलेशनशिप? So, I mean, as far as I know, I could be wrong on this, but I believe Hamas is a Sunni organization, whereas Iran is a Shia. ये, but यही तो होता है इतिहास में. You know, enemy is my friend. इस तरह से Hezbollah, although is definitely a Shia organization, but हाँ, they have cooperated with each other. अब ईरान का दुश्मन है. एक समय था जब ईरान सबसे बड़ा दोस्त हुआ करता था इजराइल का. ओपनली तो नहीं, लेकिन दरवाजे के पीछे. जब ईरान में जब शाह की हुकूमत थी, इट वाज ये अलाई. तो उस समय इट वाज तो उस समय ईरान और इजराइल के काफी अच्छे रिश्ते थे. देन द इस्लामिक रेवोल्यूशन केम एंड देन ईरान ने दे टुक दिस वेरी हार्ड लाइन स्टैंस अगेंस्ट इजराइल. सो हिस्ट्री का जो one point I'm trying to make, it is that the wheel of history keeps turning. And there is one more very important misconception that I want to address. This idea, and I heard somebody on this channel, I think his channel is ironically called The Credible History. He says कि इजराइल ने जो 48-49 की वॉर जीती, वो इसलिए जीती क्योंकि अमेरिका was backing Israel.
ये हम लोग सभी को लगता है कि अमेरिका इज बैकिंग इजराइल। ये आज ट्रू है, ये हमेशा ट्रू नहीं था। इनफैक्ट ये दिस यूज्ड टू बी कंप्लीटली फॉल्स। कोल्ड वॉर के समय शुरू में 1955 तक इट इज एक्चुअली द सोवियट्स हु आर ऑन द साइड ऑफ इजराइल, whereas the west used to be on the side of the arabs। 1955 में अचानक एक स्विच हुई, स्टालिन की डेथ हुई 53 में, 55 में बहुत सारे चेंजेस आए, वहां पर एक अचानक से फ्लिप हुआ और जो ईस्टर्न ब्लॉक था वो अरब्स की तरफ चला गया और जो अमेरिका और वेस्ट था वो धीरे धीरे इजराइल की तरफ चला गया। सो 48-49 की वॉर में नॉट ओनली अमेरिका ने इजराइल की हेल्प करना तो बहुत दूर की बात, अमेरिका ने एक वेपन्स एम्बार्गो लगा दिया कि कुछ भी एक भी हथियार जाने ना पाए वहां पर। सो अमेरिका ने बिल्कुल भी मदद नहीं की इजराइल की 48-49 की वॉर पे। उस समय इजराइल को हथियार कहां से मिले? उस समय इजराइल को हथियार मिले ईस्टर्न ब्लॉक से, प्राइमरीली चेकोस्लोवाकिया से। इट इज फ्रॉम कम्युनिस्ट रूल्ड टेरिटरीज, जहां से इजराइल को आज के जो लेफ्टिस्ट है जो उछलते कूदते रहते इजराइल को अमेरिका बैक कर रहा है, नहीं भाई, जब इजराइल पैदा हुआ तब उसका सबसे बड़ा बैकर एक्चुअली आपका सोवियत यूनियन हुआ करता था। इतिहास को पढ़ना चाहिए। सिर्फ वही ये जो दूसरों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो अपना सारा ज्ञान व्हाट्सएप से ही लेते हैं। सो वहां पर एक चेंज हुई और मतलब बिटरनेस इतनी ज्यादा थी वेस्ट और इजराइल के बीच में कि 1949 में जो ब्रिटेन तो अमेरिका का ही चमचा है, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स में डायरेक्ट लड़ाई तक हुई 49 में, और इजराइल ने 5-6 विमान भी मार गिराए रॉयल एयरफोर्स के। रॉयल एयरफोर्स जो थी वो इजिप्ट के साथ मिलकर के लड़ रही थी इजराइल के खिलाफ। सो इजरायली एयरफोर्स को जाके ब्रिटिश एयरफोर्स को गिराना पड़ा। आज ये चीजें सुनने में हैरान पैदा करेंगे, बट दिस इज द ट्रूथ। सो अमेरिका और इजराइल का जो सो कॉल्ड स्पेशल रिलेशनशिप है, ये शब्द पहले तो आया, जॉन एफ कैनेडी ने ये बात बोली समवेयर इन द 60s परहैप्स, वहां पर उसने पहली बार ये चीज बोली थी, पर कुछ खास हुआ भी नहीं। 67 की लड़ाई में भी ऐसा कोई हेल्प नहीं किया इजराइल ने। इट इज ओनली 1973 जब यौम किप्पुर वॉर हुआ और इजराइल की हालत बहुत खराब हो गई थी शुरू में उस वॉर, तो इजराइल की जान बचाई एक एयरलिफ्ट के थ्रू, वो निक्सन ने बचाई, एंड दैट वाज नोन एज ऑपरेशन निकल ग्रास। वहां से शुरू होती है इजराइल और अमेरिका की असली स्पेशल रिलेशनशिप। और ये जो स्पेशल रिलेशनशिप है ना, आई कैन ऑल्सो टेल यू वन थिंग, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका में मुस्लिम पॉपुलेशन अब बहुत बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे वोट बैंक शिफ्ट होगा that is only वैसे, roughly 2%. हाँ, बट देर आर मेनी स्विंग स्टेट्स, जैसे मिशिगन जैसा जो स्टेट है, मिशिगन जो स्टेट है वो जीतना डेमोक्रेट्स के लिए बहुत जरूरी है प्रेसिडेंसी जीतने के लिए। अभी तक यस, बाइडेन एंड दीस पीपल, दीस आर ओल्ड स्कूल डेमोक्रेट्स, दे आर स्टिल विद इजराइल, बट आज से 10-12 साल बाद will that still continue? I cannot say, because there are many states like Michigan जहां पर Arab American जो वोट है, it has tremendous influence। Michigan is a very close swing state, वहां 20-30 हजार वोट से डिसीजन होता है, and वहां पर Arab American votes make a difference। So in many states, now places like New York, Muslim populations are very high and now they are almost comparable to Jewish populations। वो मुझे चेक करना पड़ेगा। I still think, I would imagine New York City में still there would be more Jews than, but I honestly cannot be sure, चेक करना पड़ेगा। So जैसे जैसे ये populations बढ़ती जाती हैं और अमेरिका और इजराइल की स्पेशल रिलेशनशिप कल खत्म भी हो सकती है। So ऐसा कुछ नहीं है, and I think it's going to end very soon, 10-12 साल maximum। अच्छा, I am very surprised because we say कि जैसे ये आपका so Jews population is 3.3%, Muslim population is 2%, so right, तो न्यूयॉर्क it's सिटी में actually कितना very होगा? less. Can you check New York, न्यूयॉर्क सिटी? I'll check over the time. हाँ, so Okay. we'll have to see कि न्यूयॉर्क सिटी में कैसा है। but you see, so 2 और 3.3 में ज्यादा फर्क नहीं है, and remember कि मुस्लिम एरिया से मास इमिग्रेशन भी तो हो रहा है ना, so कि वो तो ज्यादा जल्दी बढ़ेगा ना, बर्थ रेट इज हायर, देयर इज मैसिव इमिग्रेशन, so clearly that thing is अगले 12-13 साल में it really won't matter। So it really won't matter. So Abhishek, what I want to know that since we have so many different different groups, world is increasingly becoming very multipolar. How do you think India is going to strike a balance between these powers? Because Muslim population हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा है. We yeah, also can't antagonize a Muslim population, and deep state is also playing a very important role these days. So tell me, how do you think the things are going to pan up in future?
देखिए, सो आई थिंक कि इंडिया के लिए वी हैव टू प्ले अ बिट ऑफ अ वेटिंग गेम, क्योंकि दिस इज नॉट आवर मोमेंट। अभी भी अभी भी यूएस इज द मेन सुपर पावर, उसके अगेंस्ट में चाइना है। what we need is right now, I would say, हमारे लिए best course of action is, which is what Deng Xiaoping used to say for China, कि चुप रहो, अपनी ताकत को बचा के रखो and wait for a future day. So abhi we are in the fifth largest economy category, but we are still not reached this sort of China grade, right? So वहां तक हमें पहुंचना है, जिसके लिए हमें कम से कम 10 से 15 साल मिनिमम लगेंगे, right, to reach that bracket of like where we begin to become at least an economic superpower. उसमें कम से कम 10-15 probably 20 साल लगेंगे। तो ये 20 साल में what we need is just to mind our own business, stay neutral। और यूएस ने भी यही किया था। जब यूएस ने भी अपने पहले 100 साल में it emphasized neutrality, अपनी ताकत को बचा के रखो, अपने पावर को चुपचाप बढ़ाते रहो, एंड जिसको चाइना कहा करता था पीसफुल राइज। So let's have peaceful rise for another 20 years, and war and peace, these are all strategies। देखा जाएगा, once we become that powerful, then we'll see कि क्या हो सकता है। But for the moment we need 20 years of peace। We need 20 years of peace on the Chinese frontier, we need 20 years of peace on the Pakistani frontier, we need 20 years to grow our country, and once we reach that point, उसके बाद देखा जाएगा, it will be in the hands of people who are there। One more thing. These days we are talking a lot about deep state. Do you think it's a thing, or is it a conspiracy theory which we all are talking about? Do you think this deep state is really trying to, deep state in the hands of few families, they're really trying to manipulate? देखिए, जब भी डीप स्टेट की बात आती है, मुझे एक चीज पॉइंट करनी होती है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कहते हैं कि डीप स्टेट है ही नहीं। इंसिडेंटली दीज आर द पीपल जो कहते हैं कि हिंदुत्व इज अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी और पूरी दुनिया को प्रताड़ित कर रहा है। तो आप जरा सोचिए कि कौन ये लोग हैं? हाँ, सो जो लोग डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, जिनको लगता है कि हिंदुत्व इज अ ग्लोबल फोर्स जो पूरी दुनिया, हाँ, पूरी दुनिया को, हाँ, एग्जैक्टली, जिनको, हाँ, ट्रस्ट के एंड ऑल, जिनको लगता है वो इज अ ग्लोबल टेरराइजिंग फोर्स, वही लोग कहते हैं कि अमेरिकन डीप स्टेट जैसा कुछ नहीं होता। So think about it. I mean, how ridiculous is it to say that, America has no deep state, but Hindutva is about to take over the world? So that sort of sums up. अब ये जो चीजें, ये तो हमेशा ग्रे एरिया में एग्जिस्ट करेंगी। देयर इज डेफिनेटली समथिंग, जो लोग बात करते हैं परमानेंट वॉशिंगटन की, देयर इज अ परमानेंट, ये देयर इज डेफिनेटली सम ट्रुथ टू इट। द यूएस इज डेफिनेटली रन बाय इट्स डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, देयर इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड दीस पीपल आर वेरी हैप्पी दैट देयर इज अ वॉर इन द मिडल ईस्ट, देयर इज अ वॉर इन गाजा, देयर इज अ वॉर इन यूक्रेन। दिस, ऑफ कोर्स, these people are happy। I mean, reality is always somewhere in between। So there is definitely such a thing as American deep state, and one of the things that the deep state realizes is that India is getting powerful, and before India reaches that, वही मैंने बोला, this is why I keep talking about this 20 years of peace। जब तक इंडिया वहां तक पहुंचे, उससे पहले इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करना, ये अमेरिका का एम, दिस इज अमेरिका एम। और ये चीज एक समय यूएसएसआर ने भी की है। I mean, they did the same thing। I think there was this organization for friendships of people across, it was this communist organization। If you see किन लोगों को, हमारे कौन-कौन से बड़े फिल्म स्टार्स हैं, कौन-कौन से बड़े-बड़े हिस्टोरियंस हैं, जिनको वो लोग वाइन एंड डाइन करते थे, मैंने एक आर्टिकल में लिखा था, इट मेक्स फॉर ट्रूली आई ओपनिंग रीडिंग कि कौन-कौन इस इन्फ्लुएंस ऑपरेशन में आता था। ये जो आई बिलीव इवन और अमेरिकन के भी था, अमेरिकन गॉट इन अ लिटिल लेट एक्चुअली, वो सोवियत से थोड़ा सा 5-6 साल पीछे थे। I think it was the Fulbright or something, which was also launched as part of these influence operations। So these influence operations have always existed। Superpowers always have that। Fulbright हुआ, मैगसेसे हुआ, ये सब तो you have to see। Nobel Peace Prize हुआ, Nobel Literature Prize Nobel Peace Prize तो, Nobel Peace Prize। So let me tell you one thing। Yeah, it's not taken seriously anymore। It's so well known as a fake that nobody takes it seriously anymore। So there's a senior professor in JNU, senior history professor in JNU। I would not like to name him without his permission। So he wrote, when Audrey Tashki of Rutgers, I think 2-3 years back, when she had this conference of dismantling global Hindutva। So I told him, I said, why don't you write about her? Katare, I have written about her a few times। You know what she says? देखिए, senior professors हम juniors को grow नहीं करने दे रहे।
मैंने कहा वाह वाह वाह, आपने तो दुनिया भर में उधम मचा दिया हिंदुत्व के नाम पर, और सीने पे वैसा ग्रो नहीं करने दे रहे आपको। अच्छा, एक बात But yeah, I have one small question. I think there should be a small correction that should be made. I don't know. So Rutgers University has a number of campuses. As far as I know, the main campus is at Piscataway in New Jersey. Whereas I believe Audrey Truschke, jo hai, she's in the regional campus at Newark or some other. ये थोड़ा check करना पड़ेगा. I might be wrong on this, but it should be checked because I so think she's not at the main campus of Rutgers. She's at Rutgers, of course. I mean, technically that is true, but I do not think it's the main Rutgers. so there So is वो थोड़ा this check करना पड़ेगा. another historian who has done very good work in Mahabharat period, and I'm forgetting his first name, but it is Adluri. He is also at Rutgers, and he's also with Trashke. I'll check up which campus are there. Yeah. So one another thing which I wanted to ask you was, कि India में we are all trying to हम जो भी हमारा गिलहरी प्रयास है, हम सब योगदान देना चाहते हैं देश की तरक्की में। ये डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की फोर्सेस हैं, या जिस तरीके से तमिलनाडु की बात अगर हम लें, जिस तरीके से आज की तारीख में सदगुरु को टारगेट किया जा रहा है, और अ वेरी ट्रिवियल एंड फ्रिवलस चार्ज, it's a frivolous case. I mean, the case is clearly frivolous. And 30 policemen go to his ashram, I and they think it is try 150 policemen, but it has to be checked. 150. I think it was 150 आप check कीजिए, but it has to be checked, cross check. Could be. You must be right. I must have read somewhere. So what do you think this is happening? I mean, why so much? Why is this targeting so much of anyone who wants to do something for Sanatan? देखिए, टारगेटिंग तो चलेगी. I mean, anybody who is getting stronger, उसको टारगेट तो किया जाएगा, right? So there will be ideological opponents. वो तो ये हमारे internal things हैं. I know these things feel very bitter when they are happening, but I think in a broader perspective, ये जो लड़ाइयाँ हैं ना, these will tend to sort themselves out. I genuinely don't feel, ठीक है, we can feel strongly about it when these things are happening, but inside India ये जो so-called जो challenging जो forces जो हैं, तरह-तरह की ideologies, of course there will be clashes of ideologies within India, ये कोई छोटा देश थोड़ी ना है, but I think they will resolve themselves just the way they have always resolved themselves, because because there is an overriding Hindu identity and उसको आप नकार नहीं पाओगे, चाहे आप किसी भी ideology से आ रहे हो. Sooner or later, the overall Hindu identity is going to envelop you. ये हो जाएगा overall. So of course, and the thing is, जो होगा कि other ideologies, there will be a place. There will be a place. I mean, it's a big country. It represents a fifth of humanity. So there will be some conflicting ideologies. But overall, the Hindu identity of India will not be seriously challenged by these things. Yes, the real challenge would come from demography. That is where the actual challenge would come from. But other than that, I don't see these things as particularly worrisome. In the short term, of course, there will be bitterness. Of course, there will be bitter fights everywhere. But long term, these won't matter. Long term, the only challenge is the demographic change. So I stand corrected. You were right. There were 150 police personnel who had. So it's 150. Yeah. 150, which is a huge number. Yeah. And I mean, for what? What are they investigating? The charges are ridiculous. Girls who chose to stay at Sadhguru's ashram. So I and do what? Do yoga. I mean, what are you investigating? What is the accusation? It's frivolous. Yeah. अच्छा, एक और बात है. You said a very important thing. Demography is going to make a difference, and we see the demography is getting rapidly changing in the frontier states. Yeah. So ये भी बहुत important है कि हम इस demography पे भी ध्यान दें. Yes. This is and इसका क्या solution? Honestly, I don't know. I mean, this is like I don't have any answer. मैं क्या बोलूं? I mean, we have regions of Kerala. We have definitely many regions of Bengal, parts of North Bengal, eastern part of Bihar, a lot of Assam.
लोअर असम का जो हिस्सा है, ईस्टर्न बिहार का जो हिस्सा है, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न बंगाल, इवन पार्ट्स ऑफ द एकदम गैंजेटिक डायमंड हार्बर एंड दोज रीजन्स, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, parts of Kerala, even some parts of Karnataka, the demography there, and some parts of Maharashtra, many parts of Maharashtra. आप Maharashtra is also a जितनी भी very big state. आप Yes, इंडिया का नक्शा देख लीजिए, जितनी भी आपकी बॉर्डर yes. स्टेट्स है वो सारी की सारी कर रही है, और इसका कोई Yes. इलाज नहीं है। इलाज इसका I mean, this is a real issue. I mean, I don't know what will happen, because there is going to be cultural change. When there is a cultural takeover, there is going to be a cultural change. I mean, आज आप बांग्लादेश के, I mean, the biggest example is Bangladesh itself. ये देश बना क्यों था? ये देश बना ही था बंगाली आइडेंटिटी के नाम पर, राइट? नाम में ही है बांग्लादेश। I mean, इससे और ज्यादा क्या बोल सकते हैं? आज उसी बांग्लादेश में उर्दू का सेलिब्रेशन हो रहा है। जिन्ना का डेथ जो था, वो उस दिन को ट्रिब्यूट्स दिए जा रहे हैं, एंड नाउ देयर आर ग्रुप्स हु आर सेइंग कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा बंद कर दो। सो नाउ इफ दुर्गा पूजा इज नॉट पार्ट ऑफ बंगाली आइडेंटिटी, देन व्हाट इज पार्ट ऑफ बंगाली आइडेंटिटी? सो people have to see. I mean, these things are there. And one thing I would say is कि at the very least, जो लैंग्वेज को लेके कम से कम जो झगड़े हो रहे हैं उनको बंद करो। I would like to point out कि हैदराबाद के जो MP हैं, हाँ, I know that he is capable of speaking Telugu, but you will never really see Owaisi speaking. He can speak it. I mean, technically, I know. I've actually asked people, and technically, he is capable of speaking it in a very broken sort of fashion. But you will rarely see him do it. I have never seen a public speech of his. एक है शायद, मैंने एक बार देखा था YouTube पे. But think about it. वो और उसका परिवार वहां से, they have been like 30 साल से they are MPs. वो और उनका पूरा खानदान वहां से MP है. But their Telugu is really not that great. They speak in Urdu. Most of the time they will speak in Urdu. So just think about it. वहां तो झगड़ा नहीं हो रहा लैंग्वेज को लेकर, वो तो नहीं लड़ रहे हैं. And one thing that I would say is alarming is ओवैसी की पार्टी ने 2020 में बिहार में चुनाव हुआ था और उसमें हिस्सा लिया था, और ओवैसी की पार्टी ने जाकर के पहली बार चुनाव लड़ी थी मीम वहां पर, और MIM को 5 सीटें मिली थी. 5 सीटें जीतना कोई छोटी बात नहीं है. विधानसभा में 5 सीटें इज नॉट अ स्मॉल थिंग. तो वो हैदराबाद से आकर सीमांचल पहुंच गई, और सीमांचल के लोगों ने बिहार में उसको 5 सीटें दे दी. ओवैसी को तो उसने आउटसाइडर तो नहीं कहा. डिड एनीबडी कॉल हिम एन आउटसाइडर? नहीं कहा ना. See, this is Muslim Brotherhood, sir. Yes, because वहां पर जो MIM के जो लोकल कार्यकर्ता थे, they kept saying तेरा मेरा रिश्ता क्या. Yes. And the people there understood. यही है कि अफ्रीका का एक इस्लाम को मानने वाला कश्मीर में जाके लड़ता है. ये इन लोगों का ब्रदरहुड है, आपको समझना चाहिए. अच्छा, बस आखिरी क्वेश्चन एक आपसे, वक्फ का क्या? अब ये तो I mean, तो लोगों को हैरत होती है. जब मुझे भी पता चला था 1-2 साल पहले, I also couldn't believe it, but it is I mean after अंग्रेजों का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ करता था कि कोई अगर नहीं है तो हम किसी को भी उठाकर अपना ले लेंगे, ये तो उससे भी भयानक है. कि मतलब the only reason any of us anywhere in India has any land is because the Waqf has decided not to take it. कल अगर वो चाहेगा तो वो किसी को भी ले सकता है, कभी भी जाकर किसी की भी जमीन ले सकता है. एंड अनबिलीवेबली आपको जाकर के वक्फ ट्राइब्यूनल के सामने भीख मांगनी पड़ेगी, और आपको इस्लामिक लॉ के तहत प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपकी जमीन है. It's ridiculous. I don't know if there is any other democracy in the world जहां ऐसा अजीब कानून है. So आपको क्या लगता है क्या होगा? ये JPC वगैरह का क्या होगा? देखिए, ये चीजें तो I don't know, because now BJP government doesn't have a majority, right? So if they don't have a majority, क्या compulsions होंगी, ये सब तो कहना बहुत मुश्किल है. But हाँ, they are trying. और आप रिकॉर्ड देखो तो रिकॉर्ड बुरा नहीं है. They have got the Ram Mandir done, they have got Article 370 done, but to be fair, at that time they did have a majority. Now they don't have a majority. We don't know. I mean, ये तो देखना पड़ेगा what they will focus on. I mean, anytime you are running a country as complex as India, you have a number of choices, and we have to see the government कौन सा choice लेती है. We have to see. कहना impossible. जी, इसके साथ ही it was lovely talking to you as always. फिर एक नए शो में आपके साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा. तब तक के लिए जय श्री कृष्ण.